आज से तकरीबन 1400 वर्ष पहले की बात करते हैं। उस दौर में भारत ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। भारत में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, यानी कि दुनिया भर से कई लोग भारत को देखने के लिए आया करते थे। इसी के चलते 4500 किमी दूर स्थित चीन के शहर चांगवान से वैन सॉन्ग आया था। यहाँ आपको बता दें कि उस जमाने में न तो गाड़ियाँ थीं और न ही सड़कें, केवल पैदल चलकर ही लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ता था। वहाँ भी डाकुओं और चोरों से बचकर आना बड़ा चुनौतीपूर्ण होता था। कहते हैं कि चीनी यात्री वैन सॉन्ग को भारत पहुंचने में 6 वर्ष का समय लग गया था। इस बीच कई बार उनका सामना डाकुओं और लुटेरों से भी हुआ था। इसके चलते उनके कई साथी बीच में ही मारे जा चुके थे। आखिरकार वैन सॉन्ग की भारत पहुंचने की जिद ने 6 वर्षों के बाद उनको नालंदा विश्वविद्यालय तक पहुंचा ही दिया, जहां वे 10 वर्षों तक रहे थे। इस दौरान उन्होंने भारत को करीबी से देखा था। इसके बाद उस जमाने के भारत के बारे में उन्होंने अपनी किताब में कई बातें लिखी हैं। आइए आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि चीनी प्रशासन के मना करने के बावजूद भी वैन सॉन्ग भारत कैसे आ गए थे। 6 वर्षों की लंबी यात्रा के दौरान उन्होंने किस तरह अपने आप को सुरक्षित रखा था। इसके अलावा जानने वाले हैं वैन सॉन्ग के द्वारा बताए गए कई छिपे हुए रहस्य, जिनको आपने शायद ही सुना होगा। आप देख रहे हैं रॉयल टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बड़ा ही लाजवाब होने वाला है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। दोस्तों, दौर था 629 का। भयंकर सर्दी पड़ रही थी। कहते हैं कि इसी दौरान चीन में गृह युद्ध चल रहा था। इसी के चलते चीन में लूटपाट और चोरी का माहौल था। सब और खौफ का माहौल था। इधर वैन सॉन्ग चीन के राजा से भारत जाने की अनुमति मांगते हैं, मगर वैन सॉन्ग को निराशा ही हाथ लगती है। राजा मना कर देते हैं। दरअसल यहाँ आपको बता दें कि इससे पहले भी वह सामने कई बार भारत जाने की फरियाद की, मगर राजा ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। लिहाजा वैन सॉन्ग बिना अनुमति के ही भारत की ओर रवाना हो जाते हैं। दरअसल वैन सॉन्ग का इरादा भारत के नालंदा विश्वविद्यालय में दाखिला लेने का था, जहाँ वे विधिवत पढ़ाई कर सके। वैन सॉन्ग चीन के चांगवान से रातों रात पैदल ही चल पड़ते हैं। यहाँ आपको बताते चलें कि चीन के चांगवान से नालंदा की दूरी 4500 किलोमीटर से भी ज्यादा थी। दोस्तों, उस दौर में इतनी लंबी यात्रा करना कोई मामूली बात नहीं हुआ करती थी। दूसरी ओर चीन में भयंकर सुख पड़ा हुआ था। कहते हैं कि यदि इंसान डाकुओं और लुटेरों से बच भी जाते तो भयंकर भुखमरी उनको आगे नहीं जाने देती, मगर मजबूत इरादों वाले वैन सॉन्ग इससे नहीं घबरा। कहते हैं वैन सॉन्ग को जोखिम उठाने की आदत पड़ी हुई थी। तकरीबन 150 किलोमीटर चलने के बाद वह चीन के लिहंजो नगर पहुंचे तो उन्होंने एक घोड़ा खरीदने का मन बनाया। कहते हैं कि वे घोड़ा खरीदने के लिए मोल भाव कर ही रहे थे कि उधर प्रशासन के कुछ व्यक्तियों की नज़र उन पर पड़ गई। इस दौरान उनका वापस चले जाने के लिए आदेश दिया गया, मगर वैन सॉन्ग नहीं माने और चकमा देते हुए पश्चिम की तरफ चल पड़े। इसके बाद वैन सॉन्ग पकड़े जाने के डर से दिन में कहीं छुप जाते और रात में आगे का रास्ता तय करते। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वैन सॉन्ग के साथ घटी एक ऐसी घटना का जिक्र करता हूँ जिसे सुनकर आपका दिल कांप उठेगा। दरअसल चीन में निगरानी टावर पर बैठे पहरेदार उनको देख नहीं लेवे। इस डर से वैन सॉन्ग दिन में एक गड्ढे में छुप गए थे और रात होने तक वे इस गड्ढे में ही छिपे रहे। कहते हैं कि रात में वे एक तालाब पर पानी ले रहे थे, तभी एक तीर उनको छूता हुआ करीब से निकल गया। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर में एक और तीर उनकी तरफ आ रहा था। वैन सॉन्ग समझ गए कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। तभी जोर जोर से चिल्लाने लगे कि मैं राजधानी से आया एक बौद्ध भिक्षुक हूँ, मुझे मत मारो। यहाँ हम वैन सॉन्ग को खुश नसीब कहा सकते हैं, क्योंकि उस निगरानी टावर पर तैनात पहरेदारों का एक प्रमुख बौद्ध धर्म को मानने वाला था। वह तुरंत वैन सॉन्ग के पास पहुंचा। यहाँ उसने वैन सॉन्ग को गिरफ्तार करने के बजाय उनकी मदद की। इसके बाद वैन सॉन्ग को वह कुछ दूरी तक आगे पहुंचा देता है, जहां से वैन सॉन्ग भारत में प्रवेश करते हैं। कहते हैं कि इसके बाद वैन सॉन्ग भारत में प्रवेश करते हैं। सॉन्ग ने कई मुश्किलों का सामना करते हुए तिब्बत के रास्ते भारत में प्रवेश किया। मैदानी इलाके में पहुंचकर वैन सॉन्ग ने गंगा नदी में वे एक नाव में सवार होते हैं। यहाँ तक आते आते उनके साथ 80 और यात्री शामिल हो गए थे। कहते हैं कि गंगा नदी में 100 मील चलने के बाद एक ऐसी जगह आती है जहां नदी के दोनों ओर अशोक के घने वृक्ष लगे हुए थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक डाकुओं का झुंड तेज गति से बहाव के विपरीत नाव चलाता हुआ उनके सामने आ रहा है।
उन्हें देखकर वैन सॉन्ग के साथी लोग घबरा गए कि ये ने तो पानी में छलांग लगा दी, मगर मजबूत इरादों वाले वैन सॉन्ग ने आपा नहीं खोया। उन्होंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी। यहाँ आपको बता दें कि वे डाकू देवी के उपासक थे। वे चाहते थे कि किसी हैटे कैटे व्यक्ति को देवी के सामने ले जाकर उसकी बलि दी जाए। वैन सॉन्ग को देखते ही डाकुओं ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और कहा कि पूजा नजदीक है, क्यों ना इसकी बलि दे दी जाए। कहते हैं कि वैन सॉन्ग तनिक नहीं घबरा। उन्होंने प्रार्थना करने शुरू कर दी। यहाँ डर के मारे सभी यात्री जोर जोर से चिल्लाने लगे। तभी अचानक चारों तरफ से काली आंधी चलने लगी। लहरें तेज हो गई थी। दोनों ही नाव उलटने की स्थिति पैदा हो गई। तभी डाकुओं ने घबरा कर पूछा, यह साधु कहाँ से आया है और कौन है? दरअसल इसके बाद जो हुआ उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यात्रियों ने कहा कि यह साधु धर्म की तलाश में चीन से आया है और तेज आंधी चलने का मतलब है कि देवी तुमसे नाराज हो चुकी है। दोस्तों, यहाँ वैन सॉन्ग के साथियों ने बड़ी सूझबूझ का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि इस साधु से तुरंत माफी मांगो, नहीं तो देवी तुम्हें बर्बाद कर देगी। डाकू वैन सॉन्ग के चरणों में गिर गए। उन्होंने माफी मांगी। अब वैन सॉन्ग ने आंखें खोली और राहत की सांस ली। दोस्तों, वैन सॉन्ग 6 साल की अपनी लंबी यात्रा के बाद आखिरकार उस धरती पर कदम रख ही दिया जहां कभी गौतम बुद्ध चले थे। वैन सॉन्ग भारत पहुंचकर सबसे पहले सारनाथ गए, जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। वैन सॉन्ग अफगानिस्तान के कंधार से होते हुए पेशावर पहुंचते हैं। दरअसल पेशावर, जैसा कि बताया, पेशावर में एक बहुत बड़ा महाविहार था। कहते हैं कि यहाँ कई दिनों तक वैन सॉन्ग रहे थे। इसके बाद वैन सॉन्ग कश्मीर आ जाते हैं। लिहाजा कश्मीर उस समय का बहुत बड़ा बौद्ध केंद्र माना जाता था। यहाँ आपको बताते चलें कि चतुर्थ बौद्ध संहिता, जो कि कनिष्क के काल में कश्मीर में हुई थी। दोस्तों, कश्मीर के बाद वैन सॉन्ग हरियाणा के थानेश्वर पहुंचे थे और थानेश्वर से मथुरा होते हुए सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज पहुंच गए थे। इधर नालंदा में उस समय बौद्ध गुरु शीलभद्र उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वैन सॉन्ग नालंदा पहुंचे, उनका भारी स्वागत किया गया। कहते हैं कि उस समय नालंदा में दाखिला पाना बड़ा ही कठिन हुआ करता था। छात्रों को कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था। आपको बताते चले कि उस वक्त नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ करता था। यहाँ तकरीबन 10,000 विद्यार्थी एवं 1500 शिक्षक हुआ करते थे। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि यहाँ रहने वाले विद्यार्थियों से किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर को 6 राजाओं ने मिलकर बनवाया था। इसका एक मुख्य द्वार था, मगर इसको 8 अलग अलग विभागों में बांटा गया था। हर विभाग की इमारत 4 मंजिला हुआ करती थी। यहाँ स्थित पुस्तकालय की तो बात ही निराली थी। 9 मंजिला विशाल पुस्तकालय में लाखों पुस्तक रखी गई थी। इस पुस्तकालय में बौद्ध धर्म, वेद, तर्कशास्त्र, व्याकरण, दर्शन, चिकित्सा शास्त्र, गणित, ज्योतिष और खगोल शास्त्र आदि अलग अलग विषयों की पुस्तकें उपलब्ध थीं। कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च को चलाने के लिए उन्होंने 200 ग्रामों को विश्वविद्यालय को सौंप रखा था। नालंदा विश्वविद्यालय को उसके चरम तक पहुंचाने के लिए उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। वैन सॉन्ग लिखते हैं कि उनके जमाने में नालंदा में तिब्बत और कोरिया, श्रीलंका आदि देशों के भिक्षुक शिक्षा के लिए यहाँ आते थे। कहते हैं कि आखिरकार 1946 में हर्ष की सभा के बाद भारत में 10 साल गुजारने के बाद चीन लौटने की तैयारी शुरू की जाने से पहले वैन सॉन्ग ने कई बौद्ध मठों की यात्रा तय की। दरअसल वैन सॉन्ग को चीन छोड़े 16 वर्ष हो चुके थे। जब वे वापस चीन रवाना हुए तब उनके साथ 657 किताबें और बड़ी संख्या में मूर्तियों का संग्रह था। इसके अलावा वैन सॉन्ग अलग अलग पौधे और उनके बीज भी लेकर गए थे। कहते हैं कि उनके सारे सामानों को 62 घोड़ों पर लादा गया था। उनके साथ कई कुल्ली और पहरेदार चल रहे थे। वैन सॉन्ग खुद उस हाथी पर सवार थे जिसको हर्षवर्धन ने भेंट किया था। यहाँ आपको बता दें कि चीन लौटते समय वैन सॉन्ग के साथ एक दुर्घटना हुई, जिसमें अटक के पास सिंधु नदी पार करते समय उनकी नाव एक तूफान में फंस गई, जिसमें उनकी कई पांडुलिपियां नष्ट हो गई। हाथी पर सवार वैन सॉन्ग खुद तो नदी पार करने में सफल हो गए, मगर उनके पीछे चल रही कुछ नौकाएं पांडुलिपियों से भरी हुई थी, तूफान में पलट गई। नाविक लोग तो बचा लिए गए, मगर 50 से अधिक पांडुलिपियां और बीजों से भरे कुछ बक्से पानी में डूब गए। आज के ज़माने में भारत की सटीक जानकारी के लिए वैन सॉन्ग द्वारा लिखी पुस्तक प्रमाण है। आप इसके बारे में क्या जानते हैं? मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।